हेलो फ्रेंड्स। पोएम है शुरू कर रहे हैं हम वर्ड्सवर्थ की। जैसा कि आप जानते हैं बायोग्राफी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आपने नहीं देखा तो चैनल पे जा कर के आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये पहला पोएम है, स्टार्ट कर रहे हैं हम पोएम्स, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द फाउंटेन, जो कि वर्ड्सवर्थ की पोएम है, जिसमें पोएट एंड हिज फ्रेंड, उनका एक दोस्त है जिसका नाम है मैथ्यू। ठीक है, इनके बीच का वार्तालाप है, यानी कि कॉन्वर्सेशन है, और इसीलिए इसको एक सब टाइटल दिया गया है, अ कन्वर्सेशन। ठीक, तो याद रखिएगा, वर्ड्सवर्थ की पोएम की अगर बात करें तो मोस्टली पोएम्स को सब टाइटल दिया गया है या फिर हो गया है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इनका जो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर था, ये पोएम पहले लिखते थे। ठीक है, और उसका जो टाइटल है वो बाद में डिसाइड करते थे। तो उससे पहले जब तक टाइटल डिसाइड होता तब तक तो पहली लाइन जो थी वही चलता रहता था, या फिर आपका कोई भी, जैसे आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड है डेफोडिल्स का। ठीक, तो इस तरह से देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द पोएम्स हैव सब टाइटल्स, या फिर अल्टरनेटिव टाइटल कह सकते हैं। तो इसका तो अल्टरनेटिव है, द फाउंटेन कहिए या अ कन्वर्सेशन कहिए, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक, कन्वर्सेशन किसके किसके बीच है, तो पोएट एंड मैथ्यू के बीच। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम, टाइम बिना गंवाए। ठीक है, देखते हैं। स्टार्टिंग है यहाँ से, वी टाक्ड विद ओपन हार्ट एंड टंग, अफेक्शनेट एंड ट्रू, अ पेयर ऑफ फ्रेंड्स दो आई वॉज यंग एंड मैथ्यू 72। कह रहे हैं पोएट कि जब मैं मैथ्यू से बात करता हूँ तो हमारे बीच में कोई हिचक नहीं होती, हम ओपन हार्टली बात करते हैं, खुल करके बात करते हैं, एकदम अच्छे से, अफेक्शनेट एंड ट्रू, सच्ची बातें करते हैं और प्यार से बात करते हैं। हम कोई मतलब कुछ बातें छिपाते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि हम मतलब आधी अधूरी बातें करते हैं, हम अपने मन की पूरी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम, कहने का मतलब ये है कि हम बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, ऐसा वो बताना चाहते हैं मैथ्यू के बारे में। अ पेयर ऑफ फ्रेंड्स दो आई वॉज यंग, अब हम ऐसे दोस्त हैं, या फिर हमारी दोस्ती का जो जोड़ा है, हमारी दोस्ती ऐसी है जिसमें मैं यंग हूँ, आई वॉज यंग, एंड मैं यंग था, मेरी दोस्ती ऐसी थी जिसमें मैं यंग था, एंड जो मैथ्यू था वो 72 ईयर का ओल्ड, एक ओल्ड पर्सन था। ठीक है, 72 ईयर इनकी एज थी मैथ्यू की। एंड ये क्वेश्चन बन सकता है कि मैथ्यू की एज कितनी थी। ठीक, तो या फिर मैथ्यू नाम का कैरेक्टर किस पोएम में आया है वर्ड्सवर्थ के, तो ये भी आप याद रखिएगा, द फाउंटेन, और उनकी एज थी 72। यहाँ पर कह रहे हैं, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि हम, पोएट कह रहे हैं कि मैं और मैथ्यू, हम दोनों खुल करके बात करते थे और हर चीज़ एक दूसरे से शेयर करते थे। ठीक है, बहुत ही प्यार से। हमारी जोड़ी ऐसी थी जिसमें मैं यंग था, नौजवान था, और जो मैथ्यू था वो 72 ईयर ओल्ड एक पर्सन थे। ठीक, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, वो बताते हैं पोएट की, वी ले बीनीथ अ स्प्रेडिंग ओक beside a mossy seat, and from the trough a fountain broke and gurgled at our feet। बताते हैं कि हम एक बहुत ही विशाल का ओक का ट्री जो है उसके नीचे बैठते हैं और बैठ करके बातें करते हैं। बैठने का स्थान बता रहे हैं कि कहाँ बैठ करके बात करते हैं, तो वो लोग ओक के जो वृक्ष है ओक का, ठीक है, उसके नीचे बैठ करके बात करते हैं, और वहाँ से उनके बगल से ही एक फाउंटेन जो है वो गुजरता है, जो उनके पैरों से होकर के जाता है। ठीक, यानी जहाँ वो बैठते हैं उस ठीक नीचे से झरना बैठता है। ऐसा कई बार होता है कि लोग ऐसे स्थान पर जाकर के बैठते हैं, नदियों में भी कुछ ऐसे होता है कि इस तरह से है, तो वहाँ पर ये किनारा है तो किनारे से ऐसे बनाया रहता है, आदमी जा कर के यहाँ बैठ कर के सी साइड, या फिर जो झील है उसका मज़ा लेते हैं, पानी में पैर लटका करके बैठते हैं। तो वही सीन है कि बताते हैं कि पेड़ के नीचे हम बैठ करके बातें करते हैं, और वो स्थान ऐसा है कि उसके नीचे से एक झरना बहता है। ठीक, फाउंटेन, फवारा कह सकते हैं, बह करके जाता है। अब वो
अपनी चर्चा बता रहे हैं, कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। कहते हैं नाउ मैथ्यू सेड आई, पोएट कहते हैं कि मैंने कहा मैथ्यू यानी कि मेरे दोस्त मैथ्यू, लेट अस मैच दिस वाटर्स प्लीजेंट ट्यून विथ सम ओल्ड बॉर्डर सॉन्ग और कैच दैट सूट्स अ समर स्नून। कहते हैं कि मैंने कहा अपने दोस्त मैथ्यू से कि मैथ्यू लेट अस मैच दिस वाटर्स प्लीजेंट ट्यून, चलो हम ये जो पानी की गड़गड़ाहट आ रही है उस आवाज़ से हम मिलता जुलता अपना सुर मिलाएं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो फाउंटेन है, फाउंटेन के सुर से सुर मिलाएं विथ सम ओल्ड बॉर्डर सॉन्ग। कहने का मतलब है कि गीत गाएं, कोई ऐसा गीत जो बॉर्डर पुराने सीमावर्ती क्षेत्र से रिलेटेड हो, सीमा का गाना हो, बॉर्डर सॉन्ग हो, या फिर कोई दोपहर जो गर्मी की दोपहर होती है उससे रिलेटेड हो, ऐसा कुछ गीत गाएं और फाउंटेन का जो साउंड आ रहा है उससे सुर मिलाएं। आगे कहते हैं आर ऑफ द चर्च क्लॉक एंड द चाइम sing here beneath the shade that half mad thing of witty rhymes with you last April made। वो कहते हैं कि या फिर कोई ऐसा गीत जो चर्च के घड़ी से रिलेटेड हो, या फिर कुछ ऐसा हो जो तुमने पिछले अप्रैल में गाया था, विच यू लास्ट अप्रैल मेड। अब मैथ्यू की बारी आती है और वो कहते हैं कि इन साइलेंस मैथ्यू ले एंड आई द स्प्रिंग बीनीथ द ट्री एंड दस द डियर ओल्ड मैन रिप्लाइड द ग्रे हेयर्ड मैन अपली। चुपचाप शांति से मैथ्यू लेटे हुए थे वहाँ पर, जहाँ वो बैठते वहाँ पर वो लेटे हुए थे और आइड यानी कि पेड़ को देख रहे थे, उनकी शाखाओं को देख रहे थे। और उसके बाद क्या होता है, दस द डियर ओल्ड मैन रिप्लाइड, तब वो जवाब देते हैं कि क्या कहते हैं, नो चेक, यहाँ से मैंने फिर से ले लिया है, नो चेक नो स्टे दिस स्ट्रीमलेस फियर्स हाउ मेयरली इट गोज इट विल, यहाँ पर स्पेस होगा, इट विल मर्मर ऑन 1,000 ईयर एंड फ्लो एज नाउ इट फ्लोज। बताते हैं कि नो चेक, कोई भी रुकावट नहीं है, कहीं ठहरना नहीं है, ये जो कंटिन्यूअस जो बिना डरे जो धारा बह रही है इस तरह से जाती है कि आज जैसे बह रही है वैसे ये हजारों सालों तक बहती रहेगी, इसे कोई डर नहीं है, ये कहीं पर रुकती नहीं है, हिचकिचाहट नहीं है, ये हमेशा जैसे आज चल रही है वैसे हजारों साल तक चलती रहेगी। तो इसके से सुर मिलाने के चक्कर में मत रहो, ठीक है। कहने का मतलब ये है, नेचर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो क्लोजली डिस्क्राइब किया है उन्होंने, और जितना पोएम उन्होंने नेचर के ऊपर लिखा है वर्ड्सवर्थ ने उतना कोई नहीं लिखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टांजा की तरफ। एंड हियर ऑन दिस डिलाइटफुल डे आई कैनॉट चूज बट थिंक हाउ ऑफ्ट अ विगोरस मैन आई ले बिसाइड दिस फाउंटेन स्प्रिंग। और कहते हैं कि यहाँ पर इस डिलाइटफुल डे में, आनंददायक दिन में, मैं ये सोच तो नहीं पा रहा हूँ लेकिन मुझे सोचना पड़ेगा कि हम कब तक यहाँ पर ऐसे रहेंगे, इस झरने के किनारे हम कब तक बैठे रहेंगे और कब तक हम इस तरह से बातें करेंगे। झरने का क्या है, वो तो हजारों साल तक ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन हमारा क्या है, हम कब तक यहाँ पर रहने वाले हैं। तब वो बताता है, मैथ्यू कहते हैं कि माई आईज आर डिम विथ चाइल्डिश टीयर, माई हार्ट इज आइडली स्टेयर्ड फॉर द सेम साउंड इज इन माई ईयर विच इन दोज डेज आई हर्ड। अपने जवानी के दिनों को, युवावस्था के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि मेरी आंखें नम हो गई, मेरा दिल भर आया और मुझे अब वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं जो मैं नौजवान था जब, तब जो चीज़ें मैं करता था, जिस तरह से मैं जीता था, रहता था, वो सारी चीज़ें मुझे अब याद आती हैं। ठीक, 10 fears it still in our decay, 10 fears it still in our decay, and yet the wiser mind mourns less for what age takes away than what it leaves behind। वो कहते हैं कि 10 फेयर
इट स्टिल इन आवर डीके, ये हमारा डीके दिखाता है। हमने जो उम्र बिताया है, जो हमारे एज चली गई है, जो जवानी हमारी बीत गई है, वो एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो है उम्र ढला है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं, ये द वाइज माइंड, जो बुद्धिमान लोग हैं, अगर बुद्धिमानी से हम सोचें तो क्या होगा कि इसके बदले हमको कुछ जो अनुभव मिला है ना, वो काफ़ी अच्छा है। तो हमें विलाप कम करना चाहिए, क्योंकि जो एज हमारा गया है उसके बदले हमको पीछे से बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है। हमने जो लाइफ जिया है, जो कुछ महसूस किया है, वो सारी चीज़ें प्राइसलेस हैं। इसलिए हमें विलाप नहीं करना चाहिए कि हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी जवानी के दिन चले गए हैं। ठीक, कैसे, उसका एग्जाम्पल भी देते हैं। वो बताते हैं कि जैसे द ब्लैक बर्ड अमिड लीफी ट्रीज, the lark above the hill, let loose their carol when they please, are quiet when they will. The blackbird amid leafy trees, the lark above the hill, let loose their carol when they please, are quiet when they will. बताते हैं कि जो ब्लैक बर्ड है, यानी कि कोयल कह सकते हैं, चाहे लार्क पक्षी हैं, ये लोग जो अपने पेड़ों पर, जैसे कोयल पेड़ पर रहती है, लार्क पक्षी पहाड़ियों पर रहता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कभी विलाप नहीं करते हैं किसी भी चीज़ का, और ये लोग हमेशा खुश रहते हैं। जब चाहे तब ये गाते हैं, जब चाहे तब शांत हो जाते हैं, इन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। और देखा जाए तो विथ नेचर नेवर डू दे वेज, अ फूलिश स्ट्राइप दे सी, अ हैप्पी यूथ एंड देयर ओल्ड एज इज ब्यूटीफुल एंड फ्री। इनका जो है नेचर से कोई झगड़ा नहीं चलता है, ये कभी नेचर से नाराज़ नहीं होते हैं कि हमारी एज चली गई, हम बूढ़े हो गए या फिर ऐसा कुछ, ऐसा कभी नहीं कहते हैं। वो तो नौजवान जब रहते हैं, यानी कि जवानी के दिनों का भी लुत्फ़ उठाते हैं, मज़े करते हैं, ऐश से रहते हैं, और ओल्ड एज में भी ऐश से रहते हैं। वो हमेशा खूबसूरती से आज़ाद रहते हैं, मतलब कि इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से, चाहे यूथ एज में हो या फिर ओल्ड एज में हो। उन्हें किसी भी प्रकार का विलाप नहीं। तो हमें ये सीखना चाहिए, नेचर से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें जो बीत गया उस पर विलाप करने के बजाय जो हमारे पास है उसको लेकर के हमें एंजॉय करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। ये नेचर हमें सिखाती है, ये हम इस पोएम से सीख सकते हैं। ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ साहब। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि बता रहे हैं हमारे यहाँ क्या है। नेचर का तो ये हाल है, चिड़िया कभी विलाप नहीं करती है। बट वी आर प्रेस्ड बाय हैवी लॉज एंड ऑफन ग्लैड नो मोर, we wear a face of joy because we have been glad of your। लेकिन हमारा क्या है, हम इंसान जो है वो नियमों से बने हुए हैं, तरह तरह के नियम है, समाज के नियम है, का संविधान बने हुए हैं, देश के नियम है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियम है, लोकल लॉज है, हर तरह के नियम, बहुत सारे नियम है। और इस वजह से एंड ऑफन ग्लैड नो मोर, हम अभी खुश ही नहीं होते हैं, उलझ के रह गए हैं। वी वियर अ फेस ऑफ जॉय, हम तो खुशी का मुखौटा पहन करके रहते हैं। बिकॉज, क्योंकि वी हैव बीन ग्लैड ऑफ योर, बहुत समय पहले हम कभी खुश रहा करते थे, और उसी खुशी को एहसास करके हम खुशी का मुखौटा पहन करके आज खुश होने का दिखावा करते हैं। बस हम खुश नहीं हैं एक्चुअली में, हम तो नियमों से बंधे हुए हैं और हम दिखावा करते हैं। आगे क्या कहते हैं, इफ देयर बी वन हु नीड बी mourn his kindred laid in earth, the household hearts that were his own, it is the man of mirth। अगर कोई ऐसा आदमी है जो नेचर से, धरती से जुड़ा हुआ है, ठीक, इस जमाने में, मतलब कि जब हम नियमों से बंधे हुए हैं, उस जमाने में अगर वो अपने हाउस होल्ड यानी कि घरेलू चीज़ों से उबर करके अपने हृदय को धरती से जोड़े हुए हैं, नेचर से जोड़े हुए हैं, अगर वो ऐसा कर पा रहा है तो वो श्योरली वो एक लकी पर्सन है, वो भाग्यशाली ही है। ठीक, वो बताते हैं, मैथ्यू पोएट से कहते हैं कि माई डेज माई फ्रेंड आर ऑलमोस्ट गॉन, माई लाइफ हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड मेनी लव मी, बट बाय नन एम आई एनफ बिलव्ड। My days, my friend, are almost gone. My life has been approved, and many love me, but by none am I enough beloved। मेरे दिन बीत चुके हैं,
मेरे दोस्त अब मर चुके हैं लगभग सभी लोग, और मेरा जीवन जो है वो सफल हो चुका है। मतलब मैंने अपना लाइफ जी लिया है, ठीक ठाक रहा है मेरा जीवन। मुझे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सच्चे दिल से प्यार करते हैं। मुझे किसी से भी सच्चा प्यार नहीं मिलता है, ठीक। लेकिन जो भी है, मैंने अपना जीवन जी लिया है, चाहे जैसे भी। नाउ बोथ हिमसेल्फ एंड मी ही रॉन्ग। अब पोइट कह रहे हैं कि नाउ बोथ हिमसेल्फ एंड मी ही रॉन्ग्स द मैन हु thus complains I live and sing my idle song upon these happy plains। अब पोएट कहते हैं, यहाँ से शिफ्ट हो रहा है स्पीकर, ठीक है। अभी तक मैथ्यू बोल रहे थे, अब स्पीकर यानी कि पोएट हो गया है, स्पीकर शिफ्ट हो गया है। पोएट कहते हैं कि अब जो मैथ्यू है वो खुद को और मुझे गलत साबित कर रहे हैं, यानी कि नाराज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा आदमी फिर कंप्लेन कैसे कर सकता है, मुझे नहीं लगता। और मैं तो यहीं पर रहूँगा और इस तरह से अपने गीतों को गुनगुनाऊंगा और यहाँ पर हमेशा खुश रहूँगा। फिर वो मैथ्यू से कहते हैं पोएट, एंड मैथ्यू फॉर द चिल्ड्रन डेड आई विल बी सन टू दी, एट दिस ही ग्रास्प्ड माय हैंड एंड सेड एट लास्ट दैट कैन नॉट बी। पोएट कहते हैं मैथ्यू से कि अभी अगर तुम्हारे बच्चों की बात की जाए तो अगर तुम्हारे बच्चे मर जाते हैं मैथ्यू भाई, मैं मेरे दोस्त, तो मैं आपका बेटा बनूंगा, मैं आपके बेटे जैसा हूँ। लेकिन जैसे ही वो ऐसा कहते हैं, यहीं से स्पीकर चेंज हो जाता है इस स्टांजा में। यहाँ से स्पीकर जो है वो मैथ्यू हो जाते हैं, ठीक। और मैथ्यू कहते हैं कि एट दिस ही ग्रास्प्ड माय हैंड एंड सेड अलास दैट कैन नॉट बी। जब वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे का स्थान लूँगा, मैं तुम्हारे बेटे जैसा हूँ और मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा अगर तुम्हारे बच्चे मर जाते हैं तो ऐसा सुन करके मैथ्यू जो है उनके हाथों को कस के पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि काश ऐसा हो पाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, दैट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद वो कहते हैं कि वी रोज अप फ्रॉम द माउंटेन साइड एंड डाउन द स्मूथ डिसेंट ऑफ द ग्रीन सीप ट्रैक डिड वी ग्लाइड एंड थ्रू द वुड वी वेंट। उसके बाद पोएट बताते हैं, यहाँ से स्पीकर जो है वो पोएट है, वो कहते हैं कि उसके बाद हम वहाँ से झरने के किनारे से उठे और फिर नीचे चले गए। जो चरवाहे का स्थान था जहाँ पर भेड़ चराई जाती थी, वहाँ से होते हुए हम जंगलों से होते हुए वापस आ गए। एंड here we came to Leonard's Rock. He sang those witty rhymes about the crazy old church clock. हम लियोनार्ड रॉक की तरफ आ गए और वहाँ से वो क्या किया कि एक गीत जो चर्च के घड़े से संबंधित था, घड़ी से संबंधित था, उसको गुनगुनाया और फिर गुनगुनाते हुए हम लोग चले आए, ठीक है। इसके बाद एक लाइन और है जो दिखी नहीं है, यहाँ पर छूट गया है। क्लॉक के बाद एक लाइन है, एंड क्लॉक के बाद एंड द bewildered chime, bewildered chimes, ठीक है। मतलब कहते हैं कि वहाँ जा कर के फिर वो रास्ते में मतलब एक गीत गुनगुनाते हैं जो चर्च के क्लॉक से संबंधित होता है, घंटे से संबंधित होता है, और फिर हम लोग वापस चले आते हैं गुनगुनाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये था फाउंटेन, जिसमें मैथ्यू और पोएट के बीच का कन्वर्सेशन दिखाया गया, जिसमें वो लोग काफ़ी अच्छी बातें करते हैं और एक दूसरे से मतलब कि काफ़ी अच्छा ये पोएम है और इससे कई बार लाइनें पूछी जाती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी कीजिए। ओके।